फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 15। पिछले भाग में आपने पढ़ा पवित्रा की जिंदगी यूं ही गुजर रही थी मायूस सी। अब पवित्रा 22 की हो चली थी और उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला था। शादी के नाम से वो डरती थी क्योंकि अब उसमें और धोखा खाने की गुंजाइश नहीं बची थी। अब आगे पवित्रा को अब अपने जीवन में रुचि नहीं रह गई थी। लगभग दुनिया के सभी इंसान अक्सर इस दौर से गुजरते हैं जब उनके जीवन में निराशा का भाव आ जाता है। वे खुद से खुद को खुश नहीं रखना चाहते और पवित्रा के साथ भी यही हो रहा था। शायद पवित्रा ने इतनी कम उम्र में इंसानों का वो घिनौना रूप देख लिया था। उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया था। लेकिन ये जीवन ही भरोसे और उम्मीदों पर टिका है तो इसे हम नकार नहीं सकते, चाहे मन से स्वीकारे या गैर मन से। लेकिन इसे स्वीकारना ही होता है क्योंकि लोगों पर से भरोसा खत्म तो उम्मीदें भी खत्म, और अगर उम्मीदें खत्म तो समझो जिंदगी खत्म, क्योंकि उम्मीदों के बिना जीना नामुमकिन है। इसलिए पवित्रा की माँ सरिता ने उसे समझाया कि जीवन से ऐसे नहीं हारते, तो फिर से कोई काम काज ढूंढ ले जिससे तेरा मन फालतू की बातों से हटा रहेगा। और ये बात जब सरिता ने प्रशांत को बताई तो प्रशांत ने पवित्रा को एक ऐसी जगह लगवा दिया जहां हजारों की संख्या में औरतें सिलाई मशीन पर काम करती थी। वो ऐसी फैक्ट्री थी जहां ब्रांडेड कपड़ों की सिलाई होती। कई सारे बुटीक वाले वहां थोक के भाव अपना माल सिलने के लिए देते थे और अपना टैग भी लगवाते थे। पवित्रा भी वहां साफ सफाई का काम करने लगी। वहां उसकी यूनिफॉर्म थी, इसलिए रोज रोज कपड़ों को चुनने का झंझट भी नहीं रहता था। वह वहां सुबह 9 बजे जाती और शाम को 5 बजे आती। उसकी माँ सरिता उसके लिए टिफिन में खाना देती। 2-4 दिन में ही वहां उसकी और भी महिला सफाई कर्मियों से दोस्ती हो गई। कुछ ही रोज में पवित्रा का वहां मन लग गया। दिन भर वो काम करके थक जाती तो रात को नींद भी अच्छी आती थी, इसलिए अब उसके चेहरे की रंगत भी लौटने लगी थी। एक दिन जब वो अपना काम कर रही थी तो वहां के साहब ने किसी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाना सुनकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई तो पवित्रा भी सबके देखा देखी साहब के कैबिन के पास चली गई। साहब उस आदमी से कह रहे थे, तुम्हारा यूं रोज रोज शराब पीकर फैक्ट्री में आना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर नौकरी नहीं करनी तो साफ साफ बता दो, मैं किसी और को रख लूंगा। वो तो मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर चुप रह जाता हूँ, वरना किसी और को भी रख लूं। गलती हो गई साहब, अब आगे से दारू पीकर कभी फैक्ट्री में नहीं आऊंगा। वो शख्स बोला, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ महिलाएं काम करती है। तुम ऐसे शराब पीकर उनके सामने झूमोगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है। क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, मुझे भी तो फैक्ट्री चलानी है। तुम्हारी इस हरकत से अगर महिलाएं नौकरी छोड़कर जाने लगी तो मैं क्या करूंगा? साहब बोले, जी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। वो शख्स बोला, मेरी बात समझनी नहीं है, अपने दिमाग में डालनी है कि शराब पीकर यहाँ दिखाई नहीं दोगे। साहब बोले, जी साहब अब से ऐसा नहीं होगा। वो शख्स बोला, अब तुम जा सकते हो। साहब बोले, और वो शख्स जब साहब के कैबिन से निकला तो सबकी निगाहें उसकी हो रही थी। अक्सर सब उससे नाराज रहते, खासकर महिलाएं, क्योंकि उसका दारू पीना किसी को भी नहीं भाता था। उसे देखकर एक महिला बोली, ये दुनिया अब शरीफ लोगों के लिए बची ही नहीं है। फिर दूसरी बोली, यहाँ बस नशेड़ी कचेड़ियों का ही बोलबाला है। तीसरी बोली, न जाने साहब ने इसे नौकरी से क्यों नहीं निकाला। तब वो शख्स गुस्से से बोला, तुम लोगों को दूसरों की जिंदगी में झांकने में बहुत मजा आता है ना, तो क्या करे, तुझ जैसे शराबी को यहाँ देखकर अपना मुंह बंद कर ले। उनमें से एक औरत बोली, अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो तुम सभी कहीं की नहीं रहोगी। मुझे सब पता है कि तुम लोग कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती हो। वो शख्स बोला। अब उसकी बात सुनकर औरतों ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और वहां से चली गई। सबके जाने पर पवित्रा भी वहां से जाने लगी तो शख्स बोला कि सुनो, लगता है तुम नई हो यहाँ पर। पवित्रा ने हाँ के जवाब में सिर हिलाया तो वो बोला, मुझे तुम शरीफ नजर आती हो, दूर रहा करो इन सब से। और इतना कहकर वो वहां से चला गया और पवित्रा उसे जाते हुए देखती रही। पवित्रा को वो इंसान कुछ रहस्यमय सा लगा
उसने फैक्ट्री में काम कर रही महिलाओं से उसके बारे में पूछा, ये कौन है? तो उनमें से एक बोली, राजेश नाम है इसका, 1 नंबर का शराबी है, हरामखोर। औरतों से तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, जब देखो तब शराब के नशे में धुत रहता है, फैक्ट्री में शराब पीता रहता है, शराबी कहीं का। ये सुनकर पवित्रा थोड़ी हैरान तो हुई, लेकिन उसने सोचा, मुझे क्या लेना देना, होगा शराबी, मेरे क्या खुद के लफड़े कम हैं जो औरों की चिंता करती फिरूं मैं। और फिर पवित्रा ऐसे ही फैक्ट्री में काम के लिए आती रही, लेकिन उस पर वहां के एक बाबू की नजर थी। वो पवित्रा पर ताक लगाए बैठा रहता था और जब देखो तब अपने कैबिन की सफाई करने के लिए पवित्रा को बुला लेता। पवित्रा जब कमरा साफ करती तो उसे निहार निहार कर देखता रहता। पवित्रा ने भी ये सब नोटिस किया था, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसने सोचा, वो केवल देखता ही तो है, देखने दो, ऐसे तो हजारों मर्द देखते रहते हैं, तो मैं क्या सबसे लड़ती फिरूं। ऐसे ही कई दिन बीते। फिर जब देखो बाबू सुनील अक्सर पवित्रा को सफाई के लिए अपने कैबिन में बुला लिया करता। अब पवित्रा परेशान हो गई तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो नहीं आ सकती, उसे और जगहों की भी सफाई करनी है। इस बात से सुनील चिढ़ गया और पवित्रा से बदला लेने की ताक में रहने लगा। फिर एक दिन जब पवित्रा फैक्ट्री के गोदाम की सफाई कर रही थी तो सुनील वहां चुपके से जा पहुंचा और गोदाम के दरवाजे भीतर से बंद कर लिए। पवित्रा बेफिक्री से अपना काम कर रही थी, उसे पता ही नहीं चला कब सुनील वहां पहुंच गया। सुनील ने पीछे से जाकर पवित्रा को धर दबोचा, उसकी कमर में दोनों हाथों को डालकर बोला, आज तू नहीं बचेगी, बड़ा भाव खा रही थी ना, एक काम वाली होकर बड़ा गुमान है तुझको खुद पर, छोड़ मुझे कमीने, छोड़। पवित्रा चीखी, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, अब यहाँ से तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। सुनील बोला, छोड़ मुझे, छोड़। और इतना कहकर पवित्रा ने सुनील के हाथ पर जोर से दांत गड़ा दिए। सुनील की दर्द के मारे हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई तो पवित्रा उसके हाथों से छूटकर भागने लगी, लेकिन सुनील ने भागकर उसे पकड़ना चाहा तो उसके हाथ में पवित्रा का दुपट्टा आ गया। पवित्रा ने खुद को अपने हाथों से ढक लिया और सुनील के सामने गिड़गिड़ाई, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तूने मेरी बात न मानकर गलती कर दी, अब तुझे उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। और इतना कहकर सुनील ने पवित्रा को अपनी बाहों में दबोच लिया। पवित्रा चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही। तभी अचानक गोदाम की खिड़की का शीशा टूटा और कोई भीतर आया। उसने पवित्रा को सुनील की बाहों से अलग किया और फिर सुनील पर टूट पड़ा। उसे इतना पीटा कि जब तक सुनील ने ये न कह दिया कि मुझसे गलती हो गई तब तक ना छोड़ा। तब वो शख्स बोला, माफी मुझसे नहीं, इस लड़की से मांग जिसकी आबरू तू लेने चला था। सुनील ने पवित्रा से माफी मांगी। तब वो शख्स बोला, ऐसे नहीं, लड़की के पैर छूकर माफी मांग। और फिर सुनील ने पवित्रा के पैर छूकर माफी मांगी। तब वो शख्स बोला, आज के बाद कहीं भी किसी भी लड़की या औरत पर गलत नजर गड़ाई तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। मैं भी तेरी शिकायत साहब से कर कर तुझे जेल भिजवाता हूँ। और फिर उस शख्स ने फर्श पर गिरा हुआ दुपट्टा पवित्रा के कंधों पर डाला और बोला, चलो साहब के पास और उसकी शिकायत करके आते हैं। और फिर वो शख्स सुनील की कॉलर पकड़कर पवित्रा के साथ साहब के कैबिन पहुंचा। उस शख्स को देखकर साहब बोले, अरे राजेश, ये सब क्या है, तुमने सुनील की कॉलर क्यों पकड़ रखी है और ये लड़की क्या कर रही है? तब राजेश बोला, साहब, ये कमीना सुनील इस लड़की के संग दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। वो तो मैं वहां से निकला तो लड़की की चीखें सुनकर मुझे कुछ शक हुआ और मैं गोदाम की खिड़की तोड़कर भीतर चला गया और इस सुनील को रंगे हाथों पकड़ लिया। ओ, तो ये बात है। साहब बोले, जी, आप इसे पुलिस के हवाले कर दो। राजेश बोला, राजेश, एक बात कहूँ। साहब बोले, इसे इस बार माफ कर दो, फैक्ट्री में पुलिस आएगी तो जमाने भर में मुफ्त में फैक्ट्री की बदनामी हो जाएगी और फिर सुनील के चरित्र पर भी हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। हो सकता है माफ करने पर वो सुधर जाए। ये आपकी भूल है साहब, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। राजेश बोला, बस एक बार मेरी खातिर इसे माफ कर दो। साहब बोले, आप कहते हैं तो ठीक है,
आपकी फैक्ट्री, आप मालिक हैं, जैसा आप करना चाहे सो करें। और इतना कहकर राजेश चला गया और एक बार फिर पवित्रा उसके स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। पवित्रा उस समय खुद को असहज महसूस कर रही थी, तो उसने साहब से कहा कि वो घर जाना चाहती है, क्या वो जा सकती है। तब साहब ने उसके कहने पर उसे घर जाने की इजाजत दे दी और अपनी कार से उसे घर तक छुड़वा दिया। पवित्रा घर पहुंची तो सरिता को हैरानी हुई कि वो इतनी जल्दी घर कैसे आ गई। तब पवित्रा बोली, तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गई। पवित्रा ने अपनी माँ सरिता को घर जल्दी आने की असली वजह नहीं बताई। वो नहीं चाहती थी उसकी माँ बेवजह परेशान हो, लेकिन घर आकर वो केवल राजेश के बारे में ही सोच रही थी। उसे राजेश का स्वभाव समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसा शख्स है, नरम दिल है, बहादुर है, बेरहम है, गुंडा है या फिर शराबी है। वो तो उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई और वो चला गया। उसके बारे में यही सब सोचते सोचते पवित्रा सो गई। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहा कि आज वो खाना थोड़ा ज्यादा पैक करे। माँ ने पूछा कि क्यों, तो वो बोली, एक सहेली को तुम्हारे हाथ का खाना खिलाना है। खाना लेकर पवित्रा फैक्ट्री पहुंची। वो काम तो कर रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसकी निगाहें लगातार राजेश को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे शुक्रिया कहना था। और फिर लंच टाइम हुआ। पवित्रा अपना टिफिन लेकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे राजेश नहीं दिखा। वो थोड़ी मायूस सी हो गई, लेकिन फिर उसे कुछ देर बाद राजेश दिखा, तो वो राजेश के पास जाकर बोली, सुनिए जी। कहिए, राजेश बोला। वो कल के लिए धन्यवाद, आपने मुझे उस कमीने के चंगुल से छुड़वाया। जहाँ पवित्रा ने इतना कहा तो राजेश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर पवित्रा बोली, आप हंसे क्यों? वो इसीलिए कि एक शराबी का कोई शुक्रिया अदा कर रहा है, वरना यहाँ सब गालियां ही सुनाकर जाते हैं। जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पवित्रा बोली, सब ऐसा ही कहते हैं, राजेश बोला, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। पवित्रा बोली, चलिए, किसी की नजरों ने तो मुझ में इंसान दिखा। राजेश बोला, सब कहते हैं कि आप बहुत शराब पीते हैं और इसके अलावा तो मुझे आप में कोई कमी नहीं नजर आती। पवित्रा बोली। तब राजेश बोला, लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पवित्रा बोली, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? राजेश ने पूछा। जी, पवित्रा नाम है मेरा। पवित्रा बोली, इसलिए तुम उपदेश अच्छा देती हो। और इतना कहकर राजेश हंस पड़ा और पवित्रा उसे बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देखती रही। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।